क्या हो अगर एक माँ अपने मर चुके बच्चे की आवाज़ दोबारा सुन ले, लेकिन उस आवाज़ के पीछे उसका बेटा नहीं बल्कि कोई और हो। ये कहानी है एक माँ की जो अपने बेटे की मौत से बहुत दुखी थी, जो काफी साल पहले मर चुका था, लेकिन अनंत काल के दरवाजे खोलकर अब वो वापस से इंसानी दुनिया में आ गया था। दरअसल ये सब शुरू हुआ मुंबई के एक छोटे से गांव से, जहां माइकल और उसकी वाइफ मारिया रहते थे। एक शहर जिसका नाम है मुंबई। शब्द में चाहे जितना रोशन लगे, पर हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। इस शहर की चमकती रोशनी और लोगों की मुस्कुराहट के बीच माइकल खो गया था। वो अपनी वाइफ मारिया के साथ इस शहर से इतनी मोहब्बत कर बैठा कि एक दिन उसने मासूम सी एक लड़की से पूछ ही लिया, क्या तुम्हें लगता है मुझे अपनी वाइफ के साथ यहीं हमेशा के लिए रहना चाहिए? उस लड़की की आंखों में मासूमियत भरी थी, लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही वो लड़की कुछ ऐसा कर देती है कि वक्त ने एक नया मोड़ ले लिया। अब कहानी सीधा 6 साल बाद आती है। रात के सन्नाटे में एक औरत की चीख गूंजती है। वो नींद में डूबी थी, लेकिन अपने ही सपने से कांप उठी। मैं बात कर रहा हूँ मारिया की। उसकी सांसों में घबराहट थी, उसकी आंखों में दर्द और उसके हाथों में अपने हस्बैंड का गला, यानी कि माइकल का गला। शायद किसी सदमे में आकर वो धीरे से बिना कुछ बोले उसे मारने लगी। शायद नींद थी या कुछ और, पर माइकल किसी तरह उसे संभालते हुए कहता है कि घबराओ मत, मैं यही हूँ। अगली सुबह जिंदगी फिर से चल पड़ती है, जैसे हर दिन एक नया नाटक हो। ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा होता है और सब आकर बैठते हैं, लूसी, माइकल और मारिया, साथ ही उनका वफादार डॉग विंस्टन। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एक चीज उनकी आंखों को चुभने लगती है। परिवार की फोटो में एक छोटा सा बच्चा था, ओलिवर, और उस ब्रेकफास्ट टेबल पर उसकी जगह बिल्कुल खाली थी। क्या ये उसकी कमी थी या उसकी याद? नाश्ता करने के बाद माइकल वापस से अपने काम पर चला जाता है। खैर, इसी के साथ दिन बीतता है। उनके घर में एक नौकरानी भी थी, जिसका नाम है पीकी। न जाने क्यों उसके चेहरे पर मारिया को देखकर एक अजीब सी दुख भरी संवेदना होती है। फिर हमें पता चलता है कि ये परिवार मुंबई में पिछले 6 साल से रह रहा है। उस रात माइकल काम से वापस आता है, लेकिन घर में एक खामोशी छाई हुई थी। घर आने पर वो देखता है कि मारिया अपनी फैमिली के पुराने वीडियोस देख रही थी, जिसमें 4 लोग प्यार से पियानो बजा रहे थे और सब काफी खुश थे। एक खुशी जिसमें ओलिवर भी था। माइकल भी चुपचाप उस वीडियो में अपने बेटे को देखने लगता है और उस पल को जो अब सिर्फ एक याद है। माइकल जब मारिया के पास जाता है तब उसे लगता है कि शायद मारिया सो रही है, लेकिन तभी उसे एक बोतल के गिरने की आवाज आती है। वो देखता है कि मारिया नींद में नहीं बल्कि तकलीफ में थी और खुद को सुनाने के लिए उसने नींद की काफी सारी गोलियां एक ही बार में खा ली थी। जो देखने के बाद माइकल तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है और मारिया अपने बेहोश दिमाग में उस पल को जीती है जहां ओलिवर उससे छिन गया था। उसमें वो एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, जिसमें उसके 2 बच्चे थे। कार पानी के अंदर तेजी से डूब रही थी और वो अपने बच्चों को सीट बेल्ट से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी बेटी लूसी को तो कार से निकाल लिया, लेकिन बदकिस्मती से मारिया को पता चलता है कि ओलिवर का पैर कार की सीट के नीचे फंसा हुआ है। ओलिवर को समय पर आजाद ना कर पाने के कारण ओलिवर डूबकर मारा जाता है, जबकि मारिया लूसी को पानी से बाहर निकालने में सफल रहती है। मारिया मदद के लिए चिल्लाती है और ओलिवर को बचाने के लिए फिर से पानी में जाने की कोशिश करती है, लेकिन स्थानीय लोग उसे पानी में कूदने से रोक देते हैं। वापस से प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मारिया फिलहाल हॉस्पिटल में है और चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने माइकल को बताया कि उसकी वाइफ ठीक हो जाएगी। मारिया की बिगड़ती हालत देखकर पीकी, जो उनकी नौकरानी होती है, वो भी हॉस्पिटल में मारिया के पास चली आती है। वो उससे कहती है कि उसे उसके बेटे को वापस लाने का एक तरीका पता है, ताकि वो उसे अच्छे से अलविदा कह सके। तब पीकी उसे मंदिर के बारे में एक कहानी बताने लगती है, जो उसके गांव से बाहर एक जंगल में है, और कहा जाता है कि वो जंगल मृत और जीवित लोगों के बीच की रेखा को मिटा देता है। पीकी उसे दिलासा देते हुए कहती है कि उसने भी अपनी एक बेटी खोई है। तब वो उसे बताती है कि उसे अपने बेटे से बात करने के लिए उसे अपने बेटे की राख लानी है और मंदिर की सीढ़ियों पर बिखेरना होगा, जिसके बाद रात के समय उसे खुद को मंदिर के अंदर बंद कर लेना है और इंतजार करना है जब तक कि उसका बेटा उसके पास न आ जाए या उसे आवाज न दे। पीकी के मुताबिक मारिया अपने बेटे से मंदिर के दरवाजे के जरिए बात कर सकेगी, ताकि वो उसे आखिरी अलविदा कह सके। कुछ दिन बाद जब मारिया ठीक होकर वापस घर लौटती है, तब वो पीकी की बातों के बारे में सोचने लगती है, जो उसने मंदिर के बारे में उससे कही थी। उसी दिन वो पीकी को अपनी मृत बेटी के लिए एक रूम में प्रार्थना करते हुए देखती है। पीकी को भी मारिया के उसे देखने का एहसास हो गया था, इसलिए वो तुरंत समझ जाती है कि मारिया फिर से ओलिवर से बात करने के बारे में सोच रही है। इसलिए पीकी उसे कहती है कि जब मारिया को ओलिवर से बात करने का मौका मिले, तब उसे एक बात का खास ध्यान रखना होगा। मारिया को उस मंदिर का दरवाजा बंद रखना है। चाहे ओलिवर कुछ भी बोले, कितनी भी मिन्नतें करे, उसे दरवाजा नहीं खोलना है। मारिया इन शर्तों पर सहमत हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों शमशान की ओर बढ़ते हैं, जहाँ कई सारे लोग ओलिवर का ताबूत खोद रहे थे, ताकि उसकी बॉडी को बाहर निकालकर जला सकें। अब जब ताबूत खोला जाता है तो मारिया रिक्वेस्ट करती है कि उसे ओलिवर का शव देखना है, और यहाँ तक कि वे ओलिवर के पसंदीदा खिलौने, एक टाइगर जिसका नाम खान था, उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो उस टाइगर को उठाती है, तब वो ओलिवर के सड़ते हुए हाथ को देखकर घबरा गई। जिसके बाद वो ओलिवर की अंतिम संस्कार की अग्नि तैयार करते हैं, और उस अंतिम संस्कार में शामिल थे अघोरी। अघोरी बाबाओं के बारे में तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा।
पीके और मारिया भी उनके साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। पीके मारिया को बताती है कि ये अघोरी लोग हैं, ये मृत लोगों की राख से अपने आप को ढक लेते हैं और मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करने के लिए उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे वो मरे हुए लोगों से संवाद कर सकते हैं। और अब अंतिम संस्कार के बाद पीके मारिया को रेलवे स्टेशन ले जाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो माइकल को हालात के बारे में बता देगी, ताकि माइकल को उसकी चिंता न हो। अब मारिया एक दूर दराज गाँव की ओर अपने सफर पर निकल पड़ी थी। अगली सुबह वो एक जंगल के पास पहुंचती है, जहां पहुंचने पर वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस घने जंगल में कदम रख देती है। धीरे धीरे चलते हुए वो तब तक आगे बढ़ती है जब तक उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई नहीं देता। रास्ते में जगह जगह पर उसे मरे हुए कौवे मिलते हैं, जिनकी मौजूदगी से उस जंगल का माहौल और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। काफी देर तक चलने के बाद उसे वो मंदिर मिल ही जाता है। तब वो सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर के अंदर दाखिल होती है, जिसके बाद वो मंदिर की सीढ़ियों पर राख बिखेरती है, ठीक वैसे ही जैसे उसे पीके ने करने के लिए कहा था। ये पूरा काम निपटाने के बाद मारिया वापस मंदिर के अंदर जाती है और खुद को अंदर से बंद कर लेती है। और अब वो अपने हाथ में एक मोमबत्ती लेकर रात होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही मंदिर के अंदर सब कुछ एबनॉर्मल होने लगा। मारिया को किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी, जिन्हें सुनने के बाद वो उन सांसों का पीछा करने लगती है। वो आवाजों के पीछे चलते हुए मंदिर के गहरे अंधेरे वाले हिस्सों में चली जाती है, जहाँ उसे मिलती है एक गहरी काली गुफा। वहाँ का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। तभी अचानक उसके पास से कोई बहुत तेजी से गुजरता है और एक तेज हवा के झोंके से उसकी मोमबत्ती बुझ गई। तब वो घबराकर माचिस जलाती है कि तभी एक मरा हुआ कौवा उसके पैरों के पास गिरता है। उस कौवे की लाश उसके सामने ही सड़ने लगी, मानो वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। इसी दौरान उसे एक लेडी दिखाई देती है, जो किसी मम्मी की तरह लग रही थी और अपने चेहरे को हाथों से ढके हुए थी। इससे पहले कि मारिया कुछ समझ पाती है, उसकी जली हुई माचिस भी बुझ गई। तब मारिया डर से कांपती हुई वापस मेन हॉल की तरफ भागने लगी और अपने बेटे का नाम पुकारने लगी। लेकिन तभी अचानक मंदिर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। थोड़ी देर तक दरवाजा बजने के बाद उसे अपने बेटे ओलिवर की आवाज सुनाई दी। अपने बेटे की आवाज को सुनते ही मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वो दौड़कर उस दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो जाती है और माफी मांगने लगती है कि उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन ओलिवर उसे कोई दोष नहीं देता। वो एक मासूम बच्चा था और अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ओलिवर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है ताकि वो अंदर अपनी माँ के पास आ सके, लेकिन मारिया जानती थी कि वो ये दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ था। भारी मन और कांपती आवाज में वो अपने बेटे से कहती है कि दरवाजा नहीं खोला जा सकता, जो सुनते ही ओलिवर वहीं से बदलने लगता है। मारिया आंखों में आंसू लिए और हिम्मत जुटाकर कहती है कि फिलहाल उसे वापस जाना होगा। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसे ओलिवर से और बात करने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। तब वो परेशान होकर बिना सोचे समझे कुछ ऐसा करती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो दरवाजा खोलकर ओलिवर से मिलने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ तो कुछ था ही नहीं, जो देखने के बाद वो एकदम शॉक हो गई। और यही वो समय था जब ओलिवर अनंत काल के दरवाजे खोलकर इंसानी दुनिया में कदम रखता है। तभी अचानक वो पीछे मुड़कर देखती है कि अघोरी बाबा उसके पीछे खड़ा था, जिसे देखकर मारिया डर के मारे वहां से भाग जाती है। इधर मंदिर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो डरावनी प्रतिमा जो कभी शांत थी अब दरकने लगी थी। एक शांत सी आवाज, जैसे कुछ टूट रहा हो और कुछ खत्म हो रहा हो। इधर वापस से हम मुंबई शहर को देखते हैं, जहाँ रात का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था, लेकिन माइकल अब भी जागा था। तभी विंस्टन, जो कि उनका डॉगी था, वो बिना किसी कारण के भौंकने लगता है, जैसे कोई छुपा हुआ डर उसे महसूस हो रहा हो। हालांकि बाहर कुछ भी नहीं था। अगले दिन लूसी जब अपने कमरे में खेल रही थी, तब अचानक उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ते हुए बाहर जाकर देखती है कि ओलिवर का पसंदीदा खिलौना खान, जो कि एक टाइगर था, वो सीढ़ियों पर रखा था। वो उसे उठाकर वहाँ से भागने लगती है कि तभी ओलिवर के कमरे का दरवाजा बिना किसी वार्निंग के खुलने लगता है, जो देखने के बाद लूसी एक बार को तो रुक जाती है। खैर, उस दिन मारिया भी घर लौट आई थी, जबकि माइकल उसकी गैर हाजिरी से बहुत ज्यादा परेशान था। उसका अचानक से उन्हें अकेला छोड़कर चले जाने से माइकल को उसकी काफी चिंता हो रही थी। इसलिए मारिया तुरंत ही उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो बस ठीक होने की कोशिश कर रही थी। माइकल और मारिया एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जैसे दिल की हर दूरी, हर दर्द एक पल में मिट गया हो। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या कुछ और था जो उन दोनों से छुपा था? रात में मारिया की नींद विंस्टन के भौंकने से टूट जाती है। तब वो उठकर विंस्टन को बाहर ले जाती है ताकि उसकी बेचैनी शांत हो जाए। उस दौरान वो अपनी सोई हुई बेटी को देखने के लिए भी जाती है, क्योंकि मारिया के दिल में एक अजीब सी कमी थी जो सिर्फ लूसी को देखकर ही पूरी हो सकती थी। लेकिन तभी बेडरूम के अंदर फर्श की चरचराहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसके साथ अंदर हो। कुछ देर तक वो सुनती है, लेकिन फिर बाद में वो उसे नजरअंदाज करके वापस अपने रूम में जाने लगती है। अगले दिन मारिया लूसी को ओलिवर के रूम में गाते हुए देखती है। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो कभी खत्म नहीं होती। मारिया उससे धीरे से कहती है कि वो कहीं और जाकर खेले। अब जैसे ही मारिया वहाँ से जाने लगती है, अंदर से अचानक उसे खिलौने के डिब्बे गिरने की आवाज सुनाई देती है। तब वो देखती है कि उन डिब्बों में से कुछ क्यूब्स गिरे थे, जो कि ओलिवर का नाम दर्शा रहे थे। हर एक टुकड़ा जैसे एक अधूरी कहानी का हिस्सा हो। मारिया डर को फिर से किनारे करती है और सब कुछ साफ करने में जुट जाती है, जैसे वो अपने अंदर की तकलीफ को संभाल रही हो। सब कुछ साफ करने के बाद वो नीचे लूसी के पास आती है, लेकिन तभी वो एक और चीज को देखकर रुक जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गई थी,
पियानो के ऊपर ओलिवर का प्यारा खिलौना रखा था जो कि टाइगर था। लूसी जो उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, वो मारिया से कहती है कि माँ मुझे आपको कुछ दिखाना है। और फिर वो पियानो पर वही गाना बजाने लगती है जो कभी ओलिवर और लूसी ने साथ में बजाया था। लेकिन तभी अचानक से पियानो खुद ही बजने लगता है, एक सर्द हवा की तरह, जैसे ओलिवर खुद को फिर से उनके बीच महसूस कराना चाहता हो। जिसके बाद मारिया आंसुओं से भरी आंखों के साथ खान टाइगर को धोने लगती है। उसके हर एक आंसू में उस बच्चे की यादें भरी हुई थी जो कभी उनका साथ नहीं छोड़ता था और अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। रात के वक्त जब मारिया लूसी को सुलाने जाती है तब लूसी उसे रोक लेती है और उससे कहती है, माँ प्लीज इसे माइकल को मत बताना। लूसी की आंखों में खौफ था, जैसे कि ओलिवर किसी चीज को छुपा रहा हो। लेकिन मारिया ये समझने की कोशिश करती है कि क्या सच में कुछ छुपा था। जिसके बाद मारिया ओलिवर के कमरे में जाती है और खान टाइगर को बिस्तर पर रख देती है। लेकिन तभी एक किताब शेल्फ से गिर गई और एक कुर्सी खुद ब खुद बिस्तर के पास चली आई, जो देखकर मारिया समझ गई थी कि ये ओलिवर ही है जो अपनी रात की स्टोरी सुनने के लिए कह रहा है। तब मारिया बिना डर के ओलिवर के लिए सोने से पहले की कहानी पढ़ना शुरू कर देती है। क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर ओलिवर की आत्मा उसी कमरे में बैठी थी? अगले दिन जब माइकल घर लौटता है तब मारिया खुशी से उसे गले लगा लेती है, जैसे उसने अपने डर को एक पल के लिए बाहर कर दिया हो। ये सब देखकर माइकल थोड़ा कंफ्यूज तो होता है, लेकिन वो समझता है कि शायद उसकी वाइफ पहले से बेहतर हो गई है। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि उसके आंगन में जो पत्ते गिर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी डिकम्पोज भी हो रहे हैं। जब मारिया की नींद खुलती है तब वो देखती है कि खान ओलिवर का प्यारा खिलौना उसके बिस्तर के सामने बैठा था। इतना ही नहीं, ओलिवर की आवाज उसे पुकारते हुए भी सुनाई दे रही थी। लेकिन इस बार ये सब कुछ सच में एक सपना था, क्योंकि अचानक से वो जाग गई। लेकिन फिर भी अंदर कुछ खाली सा था जो उसे चैन से सोने नहीं देता। सुबह के वक्त पीकी नोटिस करती है कि घर का एक पौधा सूख गया है। हर एक पत्ता, हर एक शाख मानो मरा हुआ था। इतने में ही उनका माली आकर पीकी को बाहर ले जाता है और दिखाता है कि यार्ड में एक हर एक पौधा किसी अनजान वजह से सूख चुका है और यहाँ तक कि तालाब में सारी मछलियाँ भी मर चुकी हैं। इतने में ही अंदर से लूसी के चिल्लाने की आवाज आती है। पता चलता है कि उनके पालतू पक्षी भी मर चुके हैं। अब ये जो कुछ भी हो रहा था वो किसी को भी समझ में नहीं आया। पीकी मारिया की तरफ चिंता से देखने लगती है और उसे बताती है कि ये पेड़, ये मछलियाँ, कुछ तो गलत हो रहा है। जिसके बाद मारिया लूसी को लेकर मरे हुए पक्षी को समुद्र में समर्पित करने के लिए चली जाती है। पक्षियों को समुद्र में समर्पित करने के बाद जैसे ही वो पलटती है तभी अचानक अघोरी जनजाति के कुछ लोग उसके चेहरे पर राख लगाते हुए मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो किसी तरह वहाँ से ऑटो में बैठकर वापस घर की तरफ आने लगी, लेकिन अचानक रास्ते में कार एक्सीडेंट होने की वजह से उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। मारिया, जो हमेशा अपने आसपास के माहौल से क्यूरियस रहती थी, वो और एक्सीडेंट की वजह से लगी भीड़ को देखने के लिए आगे बढ़ने लगी। आखिरकार उसे एक आदमी मरा हुआ पड़ा मिलता है, जिसकी गर्दन एक ही बार में उल्टी हो गई। उसे देखकर मारिया की रूह तक हिल गई थी। क्या ये सब कुछ सच में हो रहा था? अब किसी तरह वो सुरक्षित घर तो लौट आई, मगर रात का तूफान लूसी को सोने नहीं देता। तब लूसी टीवी देखने लगती है, लेकिन उसके पास में ही ओलिवर की धुंधली सी छवि दिखाई दे रही थी। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या कुछ और? कुछ देर बाद जब मारिया लूसी को नहला रही थी तब वो देखती है कि लूसी के शरीर पर दांतों के गहरे निशान हैं। लूसी बताती है कि मुझे ओलिवर बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। ये सब जानने के बाद मारिया ओलिवर के कमरे में जाती है। तब वो गुस्से में ओलिवर से कहने लगती है, क्या तुमने लूसी को फिर से तंग किया? पहले तो ओलिवर शांत था, लेकिन उसके अंदर गहरे गुस्से की एक झलक थी। तब वो एक कहानी की किताब की ओर इशारा करता है और बिना कुछ कहे मारिया को कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। मारिया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर बाद में वो मजबूरन घूरते हुए बैठती है। फिर कहती है, अगर तुमने लूसी को फिर से तकलीफ दी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उस दौरान मारिया को माइकल का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि आज रात वो देर से आएगा। इस फोन ने मारिया को और भी अकेला कर दिया था। फिलहाल अब वो रात को लूसी के पास सोने के लिए जाती है, लेकिन अचानक पियानो की टोन सुनकर उसकी नींद खुल गई। नीचे जाने पर वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन फर्श पर ओलिवर का टाइगर बुरी हालत में पड़ा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर कोई खटखटाता है। बाहर जाकर वो देखती है कि यार्ड में एक अघोरी आदमी उसे घूर कर देख रहा था। मारिया डर के मारे उस आदमी को पुलिस बुलाने की धमकी देने लगती है, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं होता। वो अघोरी उसे एक दिशा की ओर इशारा करता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, एक अजीब सा दिखने वाला इंसान रेंगता हुआ उसके पास आ गया, जिसे देखकर मारिया डर के मारे घर के अंदर चली गई। पीकी, जो ये सब देख रही थी, वो उससे कहती है कि तुमने नियम तोड़ा है तो अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। ओलिवर की आत्मा, जो इस दुनिया में नहीं रहनी चाहिए थी, अब सड़ चुकी है और वो डरावना चेहरा जो तुमने अभी बाहर देखा था वो था मार्टू, अंडरवर्ल्ड का दरवाजेदार, जो अब जाग चुका है और मंदिर के खुले दरवाजे से बाहर निकल आया है। मार्टो ओलिवर को मरे हुए लोगों की दुनिया में वापस ले जाने आया था और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे वो मौत की सजा देगा। पिकी मारिया से कहती है कि उन्हें ओलिवर की सारी चीजें जलानी होंगी ताकि वो इस दुनिया से बंधा न रहे।
लेकिन मारिया, जो उसकी किसी भी चीज को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी, वो पीकी को पागल कहते हुए अपने रूम में चली जाती है। अब जब वो लूसी के कमरे में पहुंचती है तब वो देखती है कि लूसी दीवार की तरफ मुंह किए बिस्तर पर बैठी रो रही थी। ये एक अजीब सा सिनेरियो था। ऐसा लग रहा था जैसे लूसी की रूह कहीं खो गई हो। मारिया ने धीरे धीरे पास जाकर अपनी बेटी को देखा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ये असली लूसी नहीं है। वो तुरंत उसे अपने पास लाती है, हालांकि वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। क्या ये सचमुच उसकी बेटी है या फिर कुछ और। अगले दिन वो सभी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं। मारिया, जो अब घर में अकेले रहने से डरने लगी थी, वो अपने बेखबर पति माइकल से कहती है कि हमें बाहर कहीं जाना चाहिए, जैसे कि रिश्तेदार से मिलकर कुछ समय बिताना चाहिए। माइकल खुशी से मारिया के इस विचार को स्वीकार कर लेता है, लेकिन तभी मारिया को अचानक से खाने में कॉकरोच दिखने लगते हैं और उसकी आंखों के सामने हर जगह ये डरावना मंजर छाने लगा था। पर वो खुद को समझाती है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। वो दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि लूसी रेस्टोरेंट में नहीं है। तब वो घबराकर लूसी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी बाहर से लूसी की आवाज सुनकर मारिया घबराहट में बाहर की तरफ दौड़ने लगती है। उसकी आंखों के सामने लूसी दौड़ते हुए दिखाई दे रही थी और मारिया भी बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ने लगती है। लूसी का पीछा करते करते वो एक बंद गली में पहुंच गई, लेकिन अभी भी लूसी का कुछ पता नहीं था। तभी उसकी आंखों के सामने मार्टू का खौफनाक चेहरा दिखाई देता है, जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक माइकल के वहां पहुंचते ही वो एकदम से गायब हो गया और लूसी भी माइकल के साथ ही थी। इस बीच घर पर पीकी ओलिवर से जुड़ी हर चीज को साफ करने में जुटी हुई थी। सारा सामान एक जगह इकट्ठा करने के बाद वो एक गैसोलीन की कैन लेने के लिए अंदर जाती है, लेकिन तभी एक अजीब सा दिखने वाला हाथ उसे पकड़ लेता है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही कैद हो गई थी। पर कुछ ही देर में वापस से सब दरवाजे खुल गए और तब वो डर के मारे जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगी और ओलिवर की सारी चीजें जलाने लगी। अब जैसे ही वो जलाने वाली होती है कि तभी अचानक तालाब से पीकी की मरी हुई बेटी बाहर आने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पीकी को एहसास होता है कि ये उसकी असली बेटी नहीं है, बल्कि ओलिवर है, जो उसकी बेटी के रूप में छिपा हुआ है। ये सब देखकर पीकी घबराहट में तालाब की ओर दौड़ने लगी और वहाँ उसे अपनी बेटी का लाल रिबन मिलता है। अब कुछ देर बाद माइकल और मारिया भी घर वापस आ गए थे, जिन्हें बाहर कचरे के बैग में ओलिवर की चीजें भरी हुई मिलती हैं। जब वो दोनों गार्डन में ठीक से छानबीन करते हैं तो उस दौरान मारिया जोर से चीखते हुए माइकल को बुलाती है। माइकल दौड़ता हुआ बगीचे में आता है। तब वो देखते हैं कि पीकी की बॉडी तालाब में पड़ी सड़ रही थी। अब माइकल जल्दी ही पीकी की बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए चला जाता है, जबकि मारिया लूसी के साथ घर पर ही थी। अब जब वो लूसी को रात में सुलाने के लिए जाती है तब लूसी उससे पूछती है, क्या ओलिवर ने पीकी को मारा है? ये सवाल सुनकर मारिया चुप हो गई और उससे केवल इतना कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब वो विंस्टन को भी उसके पास सोने के लिए छोड़ जाती है, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता और डर का समंदर बन चुका था कि क्या कुछ और भी बुरा होने वाला है। क्या ओलिवर की आत्मा सच को जलाते हुए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था? जलती हुई चीजों के बीच खड़ा वो शख्स, एक अजनबी सा साया, उसे महसूस करा रहा था जैसे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। जब वो ओलिवर की चीजों को जलता हुआ देख रही थी तभी अचानक उसे विंस्टन के भौंकने की आवाज सुनाई दी, जो सुनकर वो तेजी से घर की तरफ दौड़ने लगी और अंदर जाकर वो देखती है कि लूसी अपने बिस्तर पर नहीं थी। घर के हर कोने में उसे ढूंढने के बाद आखिरकार उसे लूसी बगीचे में झूले पर बैठे दिखाई दी। राहत की सांस लेते हुए मारिया दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। इसी बीच माइकल भी घर आ गया था और जब उसे ये पता चलता है कि मारिया ने ओलिवर की सारी चीजें जलाकर खत्म कर दी हैं, तब वो गुस्से से भर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ये क्या किया। लेकिन मारिया उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि सब कुछ जलना चाहिए था। ओलिवर मर चुका है, लेकिन अब वो फिर से वापस आ गया और उसने पीकी को भी मार दिया। माइकल को ये सब पागलपन सा लग रहा था कि उसकी वाइफ किस अजीब हालत में है। मारिया लूसी से भी कहती है कि माइकल को सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन उस वक्त लूसी भी यही कहती है कि शायद आप पागल हो चुकी हो। माइकल सोचता है कि शायद मारिया पूरी तरह पागल हो गई है, लेकिन वे फिर भी चुप रहकर इस अनोखी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था। जब माइकल लूसी को उसके कमरे में सुलाने की कोशिश करता है तब मारिया देखती है कि लूसी की आंखों में एक खौफनाक बदलाव आ चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि ओलिवर ने लूसी पर काबू कर लिया है, लेकिन माइकल फिर भी मारिया की बात पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद माइकल लूसी को उठाकर बाहर ले आता है। हालांकि मारिया जानती थी कि अब सब कुछ बदल चुका है। उस दौरान माइकल उसकी हेल्प करने का वादा करते हुए उसे रूम में बंद करके चला जाता है। अब जैसे ही माइकल बाहर आया उसने देखा कि आंगन में अघोरी जनजाति के लोग इकट्ठे हो चुके हैं और उनकी आवाजें एक खौफनाक मंत्र की तरह गूंज रही थी। माइकल वापस से घर के अंदर आकर पुलिस को बुलाने के लिए फोन करता है, लेकिन इस बीच उसने लूसी को अकेला छोड़ दिया था और विंस्टन जो चुपचाप लूसी के पास बैठा था वो भौंकने लगा। उसकी आवाजों में कुछ था जो उसे चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। विंस्टन की तेज आवाज लूसी को बर्दाश्त नहीं होती, तब वो एक चाकू उठाकर उससे विंस्टन को मार देती है। तभी माइकल लूसी के पास दौड़कर आता है, लेकिन तब तक विंस्टन मर चुका था और अब लूसी माइकल पर चाकू से हमला करके उसे भी घायल कर देती है। इतने में ही मारिया गेट तोड़कर माइकल को ढूंढते हुए बाहर आ गई थी।
लेकिन जब वो लूसी को देखती है तब उसे समझ आ गया था कि अब वो लूसी नहीं रही बल्कि ओलिवर बन चुकी है। लूसी का चेहरा अब ओलिवर का चेहरा बन चुका था। वो देखती है कि अघोरी जनजाति के लोग लूसी के अंदर से ओलिवर की आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मार्टू भी घर के अंदर आ गया था, जबकि अघोरी बाबाओं में से एक बाबा खंजर से लूसी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी माइकल आकर उसे रोक लेता है। मारिया जो ये सब देख रही थी वो ओलिवर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वो लूसी को छोड़ दे और मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और तब एक चमत्कार होता है। ओलिवर लूसी का शरीर को छोड़कर मारिया के शरीर में चला जाता है, लेकिन जैसे ही ओलिवर मारिया के शरीर में जा रहा था उसी दौरान एक अघोरी बाबा मारिया पर खंजर से हमला करके उसे मार देता है। और अब जब मारिया फिर से उठती है तब वो देखती है कि इस बार वो ओलिवर के कमरे में अकेली है और साथ ही वहाँ वो अजीब सा मार्टू भी था जो अब उसके पास था और अब वो उसे पूरी तरह से देख सकती थी। इस बार मारिया को मार्टू का असली चेहरा भी दिखाई दे रहा था, जबकि मारिया खुद मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर लेटी हुई थी। हालांकि अब वो जिंदा नहीं थी और अब माइकल ने उसे सही तरीके से अलविदा कहने के लिए बुलाया था। मारिया अब ये सब समझ चुकी थी कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसके दिल में वही डर वही खौफ अब उसके साथ था। उधर माइकल बार बार गेट खटखटा रहा था, तो क्या माइकल उस गेट को खोलकर वैसे ही बाहर आ जाएगा जैसे मारिया ओलिवर को ढूंढते हुए आई थी,